नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कुदरत के कहल से। पंचकुला के मोरनी में बादल फटने की घटना सामने आई। पलासरा गांव में बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। अचानक आई तेज बारिश के बाद नाले उफान में आ गए और सड़कें टूट गई। गांव का संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट गया। ग्रामीणों के मुताबिक यह घटना इतनी अचानक हुई कि लोग संभल भी नहीं पाए। ग्रामीणों ने सरकार से तुरंत मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग की है। तो इसके बाद जो है पूरे इलाके का संपर्क टूट चुका है। आने जाने में दिक्कतें आ रही है। बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली है। पंचकुला के मोरनी की यह तस्वीर है। भारी बारिश के बाद सोम नदी उफान पर है। धनोरा पुल के ऊपर से कई फीट पानी बह रहा है। आसपास के कई गांव और फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। यमुनानगर जिले में घाट क्षेत्र में बोली नदी के तेज बहाव से वन विभाग की दर्जनों एकड़ जमीन समतल हो गई है। खैर और सफेदे जैसी कीमती पेड़ जो है वो उखड़कर नदी में बह गए हैं। किसानों की दर्जनों एकड़ जमीन भी कटाव की भेंट चढ़ चुकी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस सीजन में बोली नदी का इतना रौद्र रूप पहली बार देखने को मिला है। तो एक तरफ सोम नदी और एक तरफ बोली नदी। यमुनानगर में दोनों नदियां उफान पर है और इसके आसपास के इलाके जो हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। तो यमुनानगर और बोली नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे परेशानी बढ़ रही है लोगों की। आसपास के इलाकों में पानी भर रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, बोली नदी के उफान की वजह से जो गांव में पानी घुसना शुरू हो चुका है, जिससे लोग मजबूर हो चुके हैं गांव छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं पलायन करने की। तो दो नदियां हैं, सोम नदी और बोली नदी, दोनों उफान पर हैं। दोनों का जलस्तर बढ़ चुका है और दोनों नदियों ने लोगों की परेशानी, डर और चिंता को बढ़ा दिया है। नुकसान तो इतना नहीं है, पर न्यूमा खेत में नुकसान तो है। जीरिया जूरिया में तो नुकसान ही, इसका कौन सा फायदा है भाई? है गुड्डा गुड्डा पानी खेत में तो ज्यादा होगा। कौन सी बार आया इस बार पानी? ये तो 5-7 बार आ गया। हर साल ऐसे ही रहा क्या? हर साल यही हाल रहा हो रहा। तो पटड़ी टूट गई ऊपर, पटड़ी टूट गई, चंद पर के दो रखा रहे। तो अगर टूट गई यहाँ तो नुकसान ज्यादा होगा। बजो होगा वो जगह भी भाई किसी पटदा तो नहीं आयो। बहुत जी नुकसान तो जो बारिश होंदी रही तो फिर होएगा ही होएगा नुकसान। घरां 'ਚ भी पानी वाड़ी ਰਿਹਾ। तो अगे 4 द्वारी की हुई है लोगों ने गेट अगे, तो अंदर पानी नहीं जा रहा। नहीं तो पानी तो है अंदर। गलियों में कितना फुट पानी? गलियों के 2 से 3 फुट। अच्छा, तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होगा? हाँ मुश्किल है जी। पशुओं का क्या हाल आता है? पशुओं का हम डंगर है भी नहीं इन्ने किसी को। 1-2 घर हैं जिनके पास डंगर है। तो फसलों में तो द्वारी पानी, फसलों का पूरा पानी घूम रहा है खेतों में। फॉरेस्ट हो गया जी आज का 8-10 किले करीब जी। बाकी कुछ किसाना को हो गया जी 7-8 किले किसाना के बह गए। ऊपरली साइड से बह गई फॉरेस्ट की जमीन जी। ये सामने टक्कर लग रही, यहाँ से बह गई, नीचे से बह गई, जो सारे ब्लॉक सब बह गए। बहुत नुकसान है फॉरेस्ट का जी आज का। नहीं पहली बार है जितना पानी जी। हाँ जी कर दिया तो आया रुक रहे जी, आने पहुँचने आ रहे हैं। किसानों को होगा जी यहाँ 7-8 किलों का किसाना का नुकसान होगा जी। जीरी बह गई, मक्की बह गई जी। 1 किले करीब तो होंगे जी। तो वहीं अंबाला की टांगरी नदी फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। आसपास के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है, घर का सामान छतों पर रख रहे हैं। टांगरी नदी 2023 में भी उफान पर आई थी, जिसके बाद इलाके के हालात जो थे वो बाढ़ में बदल गए थे। इस वजह से लोगों में इस बार भी डर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है, आरोप है कि पिछली बार भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं की गई थी, जिस वजह से उनका लाखों का नुकसान हुआ, सामान बह गया, सामान खराब हो गया। और इस बार भी जैसे ही टांगरी नदी उफान पर आई है, लोगों में डर एक बार फिर दिखना शुरू हो गया है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बन चुका है। लोग जो हैं अपना कीमती सामान बचाने के लिए उसे घर की छतों पर रख रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा रहे हैं। तो टांगरी नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसने लोगों को डर में डाल दिया है। किनारे पर रहते हैं और ये पानी का फ्लो जो है बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी आया था तो हमारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ना हमारे पास कोई अभी तक पूछने आया।
ना कोई सुविधा है हमारे पास। हम लोग कहाँ पर जाएं? ये सरकार से अपील है हमारी। बहुत पानी आया था जी, हमारे घर की दीवारें भी टूट गई, सब कुछ टूट गई। सरकारों ने फार्म भरवाए, मुआवजा देने की अपील करी, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया ना भाजी। पानी अभी सवेरे से स्टार्टिंग हुई थी, 4 बजे से शुरू हुआ है और अभी 10 बजे तक कहते हैं हो रहेगा पानी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि पिछली बार भी जो कह रहे थे मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों के मकान टूट गए, सब सामान बह गए, कोई नहीं। जिक्र चंडीगढ़ का भी कर लेते हैं। यहाँ सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। सुखना लेक में जलस्तर बढ़ने के बाद फ्लड गेट खोले गए हैं। आसपास के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। दरअसल कल देर रात चंडीगढ़ में भारी बारिश हुई, जिसके बाद सुखना लेक का पानी ओवरफ्लो करने लगा और अब ये फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। फ्लड गेट खोलने की वजह से घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, क्योंकि ये जो पानी है ये घग्गर नदी में छोड़ा गया है। घग्गर का जलस्तर 70,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। भारी बारिश और सुखना के गेट खुलने से ये जलस्तर बढ़ा है। इसके बाद घग्गर से सटे इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर फरीदाबाद में देर रात तेज रफ्तार कार जो है वो ट्रेन में जा गिरी। कार के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो ड्रेन में यह कार गिरी है। तेज रफ्तार कार थी, ड्रेन में गिर गई, कंट्रोल खो गया और जाकर ड्रेन में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। सेक्टर 22 संजय कॉलोनी मछली मार्केट के पास ये हादसा हुआ है। पुलिया पर मोड़ते वक्त चालक ने अचानक कंट्रोल खो दिया। कार सीधे गोची ड्रेन में गिर गई। रफ्तार से मौके पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया जो कार सवार थे, क्योंकि कार जो है वो पानी में डूब गई, बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। क्रेन की मदद से कई घंटे बाद ये कार निकाली गई। जानकारी के मुताबिक ये जो गाड़ी है ये अमित झा नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस ने शवों को अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है और सभी की उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। जो गाड़ी में सवार थे सभी लोग, उनकी उम्र 40 के करीब थी। यमुनानगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक आंगनवाड़ी केंद्र में नन्हे बच्चों को दिए जाने वाले राशन में कीड़े निकले हैं, गंदगी मिली है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले राशन में कीड़े मिलने के बाद ठेकेदार को ये राशन वापस कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर ने ठेकेदार को ये सारा राशन वापस भिजवाया है। ठेकेदार की सप्लाई किए गए राशन में ये गंदगी मिली थी, जाले मिले थे। मुंडाखेड़ा केंद्र में लगातार गंदा राशन मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस राशन को वापस भेज दिया है। जो कीड़े युक्त राशन पहुंचा था, जिसमें जाले लगे हुए थे, कीड़े थे, इस राशन को देखकर जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी है उनमें भी चिंता फैली है। उधर लोगों ने कहा कि लापरवाही की जांच होनी चाहिए, गंदा राशन भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गंदा राशन बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नन्हे बच्चों के लिए राशन सप्लाई हो रहा था। ठेकेदार की लापरवाही से आंगनवाड़ी केंद्रों में परेशानी बढ़ चुकी है। आंगनवाड़ी जो वर्कर है आंगनबाड़ी के, उनका आरोप है कि जो सप्लाई हो रहा है राशन उसमें गंदगी मिल रही है। रोहतक में नवनियुक्त डीसी सचिन गुप्ता ने एक बार फिर अपना एक्टिव स्टाइल दिखाया। सुबह अचानक सांपला तहसील पहुंचकर उन्होंने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और कई खामियां पकड़ ली। अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी दौरान आम लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें सुनकर डीसी ने समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो डीसी ने अचानक जो है तहसील का दौरा किया, जहां पर खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश किए उन्हें सही करने के। इसके साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्याएं सुनने के बाद आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार रहे। हमारी टीम से सभी पूरी फील्ड पे उतरी हुई हैं। अभी जैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोगों ने भी बताए हैं, हम इसको विजिट भी करेंगे और एसडीएम साहब इसकी
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एक बार तो जो जलमग्न हो गया है उसको पहले तो पानी निकालेंगे, फिर हर साल ये अगले साल ये समस्या ना आए, तो उसके लिए मेरा सभी एजेंसीज को यही डायरेक्शन है। अब आपको पॉइंट्स पता है कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर समस्याएं आ रही हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर हम वो प्रोजेक्ट्स कर दें। तो अगली बार से ये समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पॉन्ड्स का इशू है, चाहे वो जलमग्न कहीं कहीं सड़कों कहीं के रोड्स पे हुआ है, या फिर कोई और भी समस्या है। उधर झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। गांव बाकरा मोड़ के पास ऑटो से एक गाड़ी टकराई। 13वीं संस्कार से गांव लौट रहे थे ऑटो सवार जो है वो वापस गांव आ रहे थे। हादसे के बाद मौके से गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है झज्जर में, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, एक महिला इसमें शामिल है। गाँव बाकरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार जो है एक ऑटो से टकराई और ऑटो में जो लोग सवार थे वो 13वीं के संस्कार से वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया है। तो वहीं पे मौके पे ही शेतबेरी में लेके गए थे, शेतबेरी में मर कोशिश कर दी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सोहनलाल सन ऑफ ओम प्रकाश, कहाँ का रहने वाला? जाटोली का रहने वाला। बाकी को रेफर टू PGIMS कर दिया था। एक PGIMS में जाने के बाद डेड हो गया। क्या उसका क्या नाम? उसका नाम है रामनिवास सन ऑफ बाबूलाल, वो भी जाटोली के रहने वाले। और एक को डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज होने के बाद वो घर जाने के बाद में तबीयत हो गई खराब, तो उसको फिर वहाँ रेवाड़ी लेके चले गए। वो वहाँ डेड हो उसका क्या नाम? बिमला वाइफ ऑफ लाला राम। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जो है यहाँ 13वीं पे आए हुए थे आवल गांव में। आवल 13वीं की रस्म होने के बाद अपने गांव वापस जाटोली जा रहे थे। तो रास्ते में बाकरा मोड़ के पास में इनका स्विफ्ट कार से एक्सीडेंट। करनाल पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के संवैधानिक पदों का सम्मान करना भूल चुकी है। कांग्रेस जो है राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह की ओछी बातों से सत्ता में नहीं आ सकते। वहीं भिवानी टीचर मौत मामले और कानून व्यवस्था पर सत्र के दौरान हुए हंगामे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो वहीं खेल मंत्री ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ पर कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है और हरियाणा हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर इस देश के संवैधानिक पदों पर चुने हुए देश के इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता उनकी मां के बारे में उनके बारे में तू तड़ाक सब। मुझे लगता है कांग्रेस का दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी अब किसी भी रूप में ये सब हल्की और ओछी बातें करके। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित भव्य गणेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण शामिल हुए। इस मौके पर दोनों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आयोजन की सराहना की, लेकिन मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी की माताजी का अपमान करने का जवाब देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही सिख दंगा पीड़ितों के लिए राहत का भी ऐलान किया। गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मोरिया जी के इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार लगातार प्रकट हो रहे हैं। ये बात कही थी, मुझे खुशी इस बात की भी है
कि अगर संकल्प को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प पूरे। कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम का सरकार पर हमला दिखाई दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को लेकर कहा कि उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो गलत दिए हैं। एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है। एसटीएफ रिपोर्ट में संगठित अपराधों में हरियाणा सबसे आगे है। तो ये हुड्डा ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर हुड्डा ने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उद्योग और शेलर पलायन की राह पर हरियाणा छोड़ रहे हैं। 24 फसलों का एमएसपी कौन सी है वो भी सरकार बताए, इसको लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हरियाणा, रेप के मामले में नंबर 3 हरियाणा, पॉक्सो उसके लिए नहीं, किडनैपिंग और अबडक्शन में नंबर 2 हरियाणा। ये आपके सामने है और सारे और भी मेरे तो सारे फिगर्स हैं इसमें। आज सबसे ज्यादा संगठित अपराध हरियाणा में है। हांसी शहर के शांति निकेतन कॉलोनी स्थित एक वेलकम लॉज से पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर बोगस ग्राहक भेजकर पुलिस ने लॉज में छापेमारी की, जिसमें 3 महिलाएं और 4 युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। इस कार्रवाई के दौरान लॉज में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी विनोद शंकर के नेतृत्व में ये रेड हुई। रेड के बाद पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि शहर में इस तरह का अनैतिक धंधा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। निकेतन कॉलोनी है, यहाँ पर वेलकम लॉज के नाम से उसके अंदर लॉज के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो सूचना पर मैंने एक टीम का गठन करके इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले रेड की थी। तो वहाँ पर हमें कुछ लड़कियाँ और लड़के मिले जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ? 3 महिलाएं हैं और 4 लड़के। जी, क्या सब बालिका सर सभी है? वैसे सब एज्ड है सब। जी, क्या हांसी के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से कहीं लाया गया सर इनको? बाहर। और अब जिक्र कुरुक्षेत्र का करेंगे, जहां एक संस्कृत टीचर की शर्मनाक हरकत देखने को मिली। 8वीं की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने स्कूल इंचार्ज से इसकी शिकायत की। आरोपी टीचर पर कार्रवाई न होने से नाराजगी दिखाई दी। आरोपी टीचर पर कार्रवाई के लिए ग्रामीण अड़े हुए हैं। स्कूल में करीब 2 घंटे तक पंचायत चली। पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों में पंचायत हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया है। तो ये स्कूल टीचर हैं, संस्कृत के स्कूल टीचर हैं, जिन पर छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे। देखे गया था और उसके बाद जो भी तो वहीं सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईएसआईसी मैनेजर विनोद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गरीब मजदूरों की मुआवजा राशि के बदले रिश्वत मांगी गई थी, ये आरोप है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर जो अधिकारी है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। विनोद ने 16,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पहले 5,000 रुपए की राशि ले चुका है। बाकी 11,000 रुपए लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक और सोनीपत की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। 3 महीने पहले ही जो विनोद है उसका सोनीपत में ट्रांसफर हुआ था। ईएसआईसी के मैनेजर के पद पर उसका ट्रांसफर हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये रिश्वत की मांग की थी। Decision making, they are shaping our businesses with energy, conviction, and clarity of purpose. Under the mentorship of senior leaders and independent directors, they are becoming the kind of leaders this era demands: agile, accountable, ambitious, empathetic,
and consultative. They are supported by hundreds of young leaders in 30s and 40s with domain expertise and the same passion and ambition that built Reliance. Friends, leadership development at Reliance is not a program, but a foundational strategy. We have institutionalized systems to identify high potential talent across businesses, empowering them with responsibilities, global exposure, and AI tools to lead boldly in a complex world. We are also constantly perfecting our HR practices to enrich our people capital. I want everyone at Reliance to feel the pride of being part of the Reliance Parivar, united by the commitment to serve India and larger humanity. As Reliance, what sets us apart and grounds us are the purpose, philosophy, passion, and pioneering spirit of our founding chairman, Dhirubhai Ambani. His legacy continues to guide us as we innovate and grow, ensuring we stay rooted in our Indian identity and values. As India accelerates into her next horizon, so must Reliance. Expectations are rising from all quarters, our people, partners, our country, as well as the international community. We are not just preparing for that future, we are shaping it. Dear shareholders, it has been my privilege to serve your company since its inception and to attend every single AGM of Reliance for the past 48 years. This has given me the opportunity to watch and participate in every phase of Reliance's evolution. I have also witnessed India's incredible journey in these 5 decades, from a third world country to one now on the threshold of becoming a first world power. The most important lesson this journey has taught us is that there is no substitute for economic strength. This lesson is reinforced by recent geopolitical developments. India must gain greater economic strength and do so with a sense of urgency. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, rightly exhorted us in